क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 17 अप्रैल करंट अफेयर आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनका भी लिंक मैंने वीडियो PDF सब जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस ये आपका अपना चैनल है। आप जितना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे दोगे उतना ज़्यादा मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को जो है ज़रूर बना के रखिए, ज़रूर अपना प्यार देते रहिए। अपना जो पहला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। देखिए, यूके और रवांडा की डील हुई है असाइलम सीकर्स के लिए। तो क्या है, देखो रवांडा आपको पता है कि एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये रवांडा का मैप है और ये आपका किगाली इसकी कैपिटल है। वे लेक विक्टोरिया से टच नहीं करता है, ध्यान रखना। लेक विक्टोरिया से कौन टच करता है भाई साहब? युगांडा, केनिया, तंजानिया। तंजानिया का मैप अभी हम लोगों ने कल परसों में देखा था। लेक तंजानिया का ये जो है लेक है आपकी, ये भी टच नहीं करती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपने ऐसे रफली देखा, इन चीज़ों पे नोटिस नहीं किया, तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये रवांडा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यूके में बहुत सारे लोग जो है नदी पार, सी पार करके, बोट के थ्रू, ट्रकों के थ्रू जो है यूके में पहुंचना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है पुश माइग्रेशन हो रहा है। पुश माइग्रेशन हो रहा है। रवांडा में उनको लग रहा है कि नहीं, अफ्रीका में उनको लग रहा है कि नहीं, अच्छी हालात है, रोजगार नहीं है, जान को खतरा है, तो वो एक स्टेबल जगह जाना चाहते हैं, ठीक। तो इसको पुश माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं पुश, इसलिए कि ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है उनकी जहाँ पे हैं वो, ठीक। और दूसरा पुल माइग्रेशन इसको तब कहेंगे जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी हो, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी दूसरी की ज़्यादा अच्छी, तो वो पुल माइग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर इसको पुश माइग्रेशन कहेंगे। ये चीज़ कॉन्सेप्ट है आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली 12th क्लास की NCERT है ज्योग्राफी की, ठीक। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताएगी, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए कि कब हम इसको पुल कहेंगे, और जब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको वहाँ पर चुनना चाहिए, ठीक। तो यूके ने क्या किया है कि रवांडा में उन्होंने कहा है कि ठीक है, अफ्रीका से आप लोग आते हो तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम रवांडा को कुछ पैसे देंगे, ठीक, रुपए मतलब आपका डॉलर देंगे, स्टर्लिंग देंगे, जो भी है उनका मनी देंगे, और कुछ 5 साल तक वहाँ पे हाउसिंग के लिए बनाने के लिए, और उनका वहीं पे वापस सेटल करने की बात कर रहा है। यूके बात कर रहा है रवांडा में जो भी अफ्रीका से लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पे सेटल करने के लिए। हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप आराम से अब कर लो, क्योंकि पीछे के सारे लॉजिक मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि फैक्ट्स जो होते हैं वो रटना नहीं पड़ते, वो समझ मतलब वो जो है लॉजिकल हो जाते हैं, और फिर आपको याद करने में आसानी रहती है, ठीक। यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई गई हैं। अगला टॉपिक है, अच्छा, इस पे कई लोगों ने जो है वो भी कर रहे हैं कि भाई विरोध होता है हर जगह, अगर आप हाँ बोलोगे तो दूसरे ना बोलने वाले भी रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है, वापस उनको वहीं भेजा जा रहा है जहाँ पर जो है पहले से उनको दिक्कत थी, तो ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से वंस अगेन वी आर हैविंग अ टॉपिक। ब्लैक सी वाला हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक कि मॉस्कोवा करके एक युद्ध पोत था इनका, मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर था, ठीक है ना, रशिया का, जिसको कि यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल, क्रूज मिसाइल ने जो है मार गिराया। वो एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है, उसने मार गिराया। तो अब यहाँ पर ये ब्लैक सी के हम लोग ने जो है करी भी थी, एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, गुरु रोबोट, ठीक, गुरु रोबोट बताई थी। वो क्या, गुरु से मतलब क्या है, देखिए, एक तो जॉर्जिया हो गया, ठीक, आपका फिर यूक्रेन हो गया, फिर आपका रशिया हो गया, फिर रोमानिया हो गया, फिर ये बुल्गारिया, फिर ये आपका टर्की। तो 6 कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंट्री हो गए इसमें, ठीक। तो अब ब्लैक सी जो है रशिया के लिए गर्म पानी का, मतलब कि वैसे ठंडा रीजन है ना आर्कटिक साइड में, तो ये यहाँ के थ्रू जो है, यहाँ देखिए, यहाँ से सी ऑफ मरमरा जाने के लिए इसको कौन सा जो है जल डमरू मध्य पार करना पड़ता है, उसका नाम है आपका बॉस्फोरस, ठीक है। तो मैंने देखो लिख भी रखा है यहाँ पर बी, ठीक है ना। तो ब्लैक सी के थ्रू रशिया क्या है, पहले तो यहाँ पे प्रभुत्व बना के रखता है अपना रशिया, ठीक, लेकिन अभी तो उनका मॉस्कोवा जो एक फ्लीट था उसको गिरा दिया इन्होंने।
तो यहाँ पे प्रवृत्त बनाता है कि यूरोप में जो है थोड़ा सा दिखाता रहे कि हाँ भाई साहब हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा जो है नाटो वालों को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इसी के थ्रू जो है मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पे भी जा सकता है। कैसे जाएगा? ब्लैक सी से बॉस्फोरस जो है स्ट्रेट, उसके थ्रू होते हुए सी ऑफ मरमरा, और वहाँ से फिर आपका जो है डेंडलिस करके एक जगह, मतलब जलडमरूमध्य है, वहाँ से होते हुए एजियन सी, और एजियन सी से भाई साहब मेडिटेरियन सी हो गया। तो यहाँ जा सकता है। लेकिन अब ये जो है क्षति हुई है इनकी, उससे काफ़ी मतलब दिक्कत होगी रशिया को। खैर आपको ये बता दूं कि ये यूक्रेन का हिस्सा था, क्रीमिया, ये एक आइलैंड है, और इसको जो है 2014 में रशिया ने जो है इस पर कब्जा कर लिया था। तो इसकी वजह से G7 से रशिया को निकाल भी दिया गया था। फिर 7 साल बाद आपको फिर से पता है कि क्या हुआ है, कि अब रशिया पूरा ही यूक्रेन जो है उसको अपने में कब्जा करना चाहता है, या फिर उसको वहाँ पे कोई अपनी एक सरकार बैठाना चाहता है। ठीक, तो ये हो गए, हमने यहाँ पे स्ट्रेट देख लिए, बॉस्फोरस ये भी बता दिए, ये पूरी ज्योग्राफी हमने यहाँ पे मैपिंग की एक्सरसाइज कर ली है। ट्रिक भी आपको गुरु रॉबर्ट जो है याद होगी, 6 कंट्री है, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित। देखिए, नागालैंड जो है भारत का स्टेट जो है, उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है 371A के अंतर्गत। जैसे कि 370 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था ना, विशेष दर्जा, वो हटा दिया गया। खैर यहाँ पर इसी प्रकार से बाकी कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों की वे ऑफ लाइफ बनी रहे, कुछ जो है जैसे वो जिया चाहते हैं वैसे हो, मतलब उनका डेवलपमेंट उनके अनुसार होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल दर्जा दिया गया है, तो उसमें नागालैंड को मिला है आर्टिकल नंबर 371A के अंतर्गत। ठीक, तो उसमें फिर कई सारी चीज़ें आती हैं आपका नागालैंड में। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसमें कहा गया कि हम शहरी स्थानीय निकाय बनाएंगे, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इस वाले में कई सारे जो है प्रावधान है, उसमें एक प्रावधान ये भी है कि 33% का जो है महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए जो भी निर्वाचन होगा उसमें। लेकिन इसके खिलाफ विरोध भी होता रहा कि जो है हमें अपने हिसाब से होना चाहिए। 371A में जो हमें स्पेशल दर्जा दिया गया उसके खिलाफ बात हो रही है, और फिर खैर कई सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली 2021 में ये रिजर्वेशन लाने की बात करी आई थी, और तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे TR जेलियांग, ठीक, इनको मतलब निकलना ही पड़ गया। ठीक, कि मतलब प्रोटेस्ट इनके खिलाफ होने लग गया था जब ये रिजर्वेशन ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई साहब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, एक तो तुम इलेक्शन नहीं करा रहे हो, और उसमें जो हमने कहा है रिजर्वेशन होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक, तो यहाँ पर जो है कई 1 दशक से तो यहाँ पे चुनाव ही नहीं हुए नागालैंड में, देखा जाए तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले। तो पहले चुनाव जो हुए थे 2001, एक नागालैंड का म्यूनिसिपल एक्ट था 2001, उसके अनुसार हुए थे 2004 में। फिर जो है 2006 में जो है अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 33% वाला ये जोड़ लिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए। तो अब फिर खैर यहाँ पे सीएम निकल गए, प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुए। लेकिन फिर एक चीज़ समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और संविधान में भी है, एक पार्लियामेंट का लॉ भी है, तो स्टेट की भी एक कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना कस्टम और जो है वे ऑफ लाइफ के अनुसार ही सारी चीज़ें करने लगोगे। आप लॉ के खिलाफ नहीं आ सकते, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। तो अब यहाँ पर नागालैंड ने, गवर्नमेंट जो बनी है, उसने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए वीमेंस को अर्बन लोकल बॉडीज़ में, हम उसको जो है उसका सम्मान करते हैं। उसके अनुसार ही अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएंगे। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि ये आर्टिकल कौन सा है जिसके अंतर्गत अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो है 33% का जो है रिजर्वेशन वीमेंस को दिया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ बताइएगा आप लोग। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए, तेल बॉन्ड यानी कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है ना, तेल विपणन जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, तो इन सबको जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तुमको कुछ बॉन्ड्स दे रहे हैं। हाँ, तो वो बॉन्ड्स में क्या होगा कि तुम उन बॉन्ड्स को लेने पर तुम्हें कुछ पैसा दिया जाएगा, और उसकी मैच्योरनेस जो है वो बॉन्ड्स की है 10 साल, 1000 करोड़ रुपया कुछ है इसमें। और ये पैसा हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप जो है जो कंज्यूमर के ऊपर पूरा फ्यूल का जो है ला देंगे नहीं भार। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है, जैसे हमारे जैसे लोग जो है तेल भरवाते हैं जो, तो उनके ऊपर पूरी जो कॉस्ट है वो नहीं जाती है,
गवर्नमेंट कुछ बेयर करती है जो है बर्डन, ठीक। नहीं तो अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। वो तो उनको मिलेगा भैया कि हमें जब हम आगे बढ़ा के कंज्यूमर के ऊपर डाल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए बीच में आती है और ये कहती है इन तेल बॉन्ड के जरिए कि भाई साहब चिंता ना करो, हम पैसा दे देंगे तुमको, तुम कंज्यूमर के ऊपर मत डालना और तुम भी सेफ हो, तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, चिंता मत करो। तो अभी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने कहा है कि हम जो अभी तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं इनको घटा नहीं सकते, इस पर टैक्स जो है वो नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके के ऑयल बॉन्ड जो है, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए थे, ठीक। उनके साथ मतलब एग्रीमेंट किया था, तो उनकी वजह से हम अभी जो है अगर हम टैक्स भी कम कर दें तो हम ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पैसा कैसे देंगे? तो इसमें भी गलती किसकी है? कांग्रेस की है, पिछली सरकार की है, हमारी कोई गलती नहीं है। भले ही जो है हम 100% से ज़्यादा जो है टैक्स हर मतलब तेल पे दे रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इस पर भी डाल दिया गया है। प्रॉमिसरी नोट होता है, जैसे सारे बॉन्ड्स होते हैं वैसे ये बॉन्ड होता है। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो क्या प्रॉमिसरी नोट होता है? ठीक है ना, क्या वो भी मतलब इस तरीके से होता है जैसे कि बाकी बॉन्ड्स होते हैं? ठीक, ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ये इसका आंसर तो इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। ऑयल बॉन्ड जो है यूपीए सरकार में आया था, हर सरकार वैसे लाती है बॉन्ड जो है, लेकिन यूपीए सरकार की यहाँ पर बात हो रही है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन संबंधित है। देखिए हनुमान जी की अभी जयंती थी कल, जो है आपका 16 तारीख को, और उसी दिन जो है कुछ हम हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट नाम से जो है लॉन्च किया मोदी जी ने। ये इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए देश के 4 हिस्से में 4 कोनों पे इन्होंने कहा है कि नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, तो वहाँ पे हम हनुमान जी की प्रतिमाएं जो है बड़ी बड़ी लगाएंगे। तो अभी जो इन्होंने जो अभी इनॉग्रेट करी है हनुमान जी की मूर्ति, 108 फीट स्टैच्यू है ऊंची, ये मोरबी गुजरात में करी है, ठीक। और ये वेस्टर्न पे हो गया। नॉर्थ में शिमला में ऑलरेडी जो है हो चुकी है 2010 में, ठीक। ईस्ट का भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। और साउथ में रामेश्वरम में जो है हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाएगी, उस पर काम चल रहा है, ठीक। पूरी चीज़ समझ में आ गई। ये जो है हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे काम किए जा रहे हैं। अभी कहाँ पे किया गया है रिसेंटली? 16 तारीख को 108 फीट स्टैचू मोरबी गुजरात में, ठीक। याद रहेगा, ईस्ट का अभी नहीं हुआ, इसलिए मतलब जब नहीं हुआ तो जब होगा तब उसको करंट अफेयर में हम लोग कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित। देखिए ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ठीक। तो ये हम लोग ने पीछे इसको कवर भी किया था कि एक समिट होने वाला है, ठीक। आपका आयुष में क्या है? आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, ये सारे इन सब में जो है भारत की जो ये परंपरागत जो एक मेडिकल सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है और गुजरात गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये सबमिट करवा रही है। ये सबमिट की डेट समझ लीजिए 20 अप्रैल से है, गांधीनगर गुजरात में जो है 3 दिन तक चलेगा, ठीक। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट, देखो नाम लिखा हुआ, एंड इनोवेशन समिट, ठीक। ये याद रखना। और इसमें वही चीज़ें हैं कि लीडर्स और ये सब लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। मेन चीज़ है कि भैया निवेश लाओ, ठीक है, निवेश लाना है और ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन बनाना है भारत को दुनिया में। और हम लोगों ने एक ये पढ़ा था पीछे, GCTM जो है WHO का एक है सेंटर है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? आयुष, ठीक। तो ये जो है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाएगा? 19 अप्रैल को जामनगर गुजरात में, ठीक। और ये जो समिट हो रहा है वो गांधीनगर में हो रहा है। और अभी जो हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है वो मोरबी गुजरात में लगाई गई, ठीक। तो ये सब, अरे ये क्या हो गया? तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सब लिंक्ड हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से याद करो, बार बार रिवीजन करोगे हो जाएगा। इस समिट का देखो ये थीम टाइप का है, इन्वेस्ट इन आयुष फॉर ए वाइब्रेंट हेल्दी फ्यूचर, ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले। 20 अप्रैल को है, गांधीनगर गुजरात में है। और GCTM जो बनाया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला WHO का, ये जामनगर में है, ठीक। और मोरबी गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति अभी इनॉग्रेट करी गई 108 फीट की। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि भैया मोदी जी ने कहा है, कह रहे हैं कि हमने एक स्कीम चलाई है कि हर देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक। और उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है या फिर कोई आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको जो है प्रायोरिटी पे हम रखना है।
और इन मेडिकल कॉलेज से कौन निकलेगा? इंजीनियर तो निकलेंगे नहीं, इससे क्या कौन निकलेंगे? डॉक्टर्स निकलेंगे। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 10 सालों में हमारे पास एक अच्छी संख्या में जो है रिकॉर्ड नंबर में डॉक्टर्स होंगे, और डॉक्टर्स होंगे तो भाई साहब जो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो है लेवल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो ये है कि एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ये वाली स्कीम है। वर्चुअली अभी इसको एक इन्होंने लॉन्च भी किया है, कच्छ गुजरात में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और इससे जो है हर किसी को जो है अच्छी जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकेंगी, और अगले 10 साल में बहुत डॉक्टरों की भरमार होगी। ठीक है, देखिए इस लाइन में खड़े हुए हैं। और ये स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि स्टेट का भी इसमें कुछ खर्चा होगा, और इसमें इस्टेब्लिश करने हैं नए मेडिकल कॉलेज जो कि जो जैसे होता है ना जिला अस्पताल, उससे अटैच्ड होंगे। रेफरल हॉस्पिटल जो होते हैं उनसे भी अटैच्ड होंगे। अंडर सर्व्ड और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको प्रायोरिटी पे यहाँ पर रखा जा रहा है। ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पे इसको रखा जा रहा है। ठीक, तो ऑलरेडी 157 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 70 3 फेजेस में बनाने हैं 157 न्यू मेडिकल कॉलेज, जिसमें 70 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, और 157 में 40 जो है वो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ठीक, अच्छा है, डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो बढ़िया है, रेशियो होना चाहिए बढ़िया। अगला टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित ई-डार पोर्टल। ई-डार पोर्टल क्या है? इससे डरने की जरूरत नहीं है। डार है मतलब डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक, अब एक्सीडेंट रिपोर्ट है तो रोड पे एक्सीडेंट रिपोर्ट है, तो ये मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो गई। अब यहाँ पर जो है इन किसी का वैसे ना एक्सीडेंट हो तो अच्छी बात है, एक्सीडेंट होता है तो उसने इंश्योरेंस ले रखा, तो इंश्योरेंस के क्लेम लेने में और फैमिली को बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ऑलरेडी हमारे पास जो एक्सीडेंट होते हैं उसका एक डेटाबेस है, उसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ये गवर्नमेंट के पास इंटरनली रहता है। ठीक, अब इसी को जो है इन्होंने एक मतलब इसमें जो है ई वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन निकाल दिया, जिसमें कि इंश्योरेंस वाले और फैमिली वाले सब लोग मिलके क्लेम आसानी से एक्सीडेंट का ले पाएंगे इंश्योरेंस कंपनियों से। तो उसका नाम ई-डार कर दिया गया है। ठीक, ये डेटाबेस को करने के लिए भाई क्या है ई-डार करने के लिए, इस डेटाबेस का जो डेटा है उसको लिंक करना पड़ेगा ई-डार के साथ में, और ई हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो यहाँ पे पोर्टल पे जाके आसानी से इंश्योरेंस के क्लेम रोड एक्सीडेंट से ले सकेंगे। ये ध्यान रखना, रोड एक्सीडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म ओवर हियर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। देखिए साइकिल पलट गई। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस जो है अगला टॉपिक क्या है कि वीट एक्सपोर्ट। ठीक, वीट एक्सपोर्ट, भारत जो है एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ को अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा भी था कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अभी तक एक्सपोर्ट करने टारगेट अभी अचीव कर लिया भारत ने। ओवरऑल जो है $400 बिलियन का भी हमने जो है टारगेट अचीव कर लिया है, और $2 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है वो मैंने अभी जो है ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों से। बताइए वो टारगेट कब तक भारत एक्सपोर्ट ओवरऑल का बता रहा है। ठीक, ओवरऑल $2 ट्रिलियन का जो है US डॉलर का हम एक्सपोर्ट कब तक के लिए हमने टारगेट निर्धारित किया है। खैर, यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट हम भारत बढ़ाना चाहता है, एग्रीकल्चर पूरे उसमें। और अभी मिस्र जो कि पहले यूक्रेन और रशिया से ज़्यादातर जो है इंपोर्टर, बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्टर में जो वीट इंपोर्ट करते हैं उनमें से एक देश है, तो यूक्रेन और रशिया से करता है, लेकिन दोनों ही लड़ाई में लगे हुए हैं। तो ये अब इसकी मजबूरी हो गई कि कहीं और से इसको अनाज चाहिए, ठीक, गेहूँ चाहिए, तो अब ये इंडिया से जो है आयात करेगा। ये जो है हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस चीज़ से अवगत कराया है। और इसमें देखिए यही है कि जो भी ये इंपोर्ट करते हैं 80% जो है वो 2021 में उन्होंने किया था, वो रशिया और यूक्रेन से किया था, लेकिन इंडिया से नहीं करते थे ये। लेकिन अब ये करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया वाले जो है गोली बारूद तो भेज सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ तो नहीं भेज पाएंगे। ठीक, इसके अलावा भारत जो है कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कहाँ कहाँ पे कर रहा है? बांग्लादेश, UAE, कतर, श्रीलंका, ओमान, मलेशिया। किस चीज़ को? वीट, गेहूं की बात हो रही है। और ये भी चाह रहा है कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करें येमन, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में। ठीक, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस ये याद रखिए कि इजिप्ट ने से अभी हमारा वीट एक्सपोर्ट के लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। इजिप्ट का चलिए यहाँ पे मैपिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये स्विस कनाल है, ठीक, सिनाई पेनिनसुला है आपका, ये इजराइल है, ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप है आपका, जहाँ पे जो ये आपके फिलिस्तीनियन जो रहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक न्यूज़ जो है यहाँ पर रह गई है, मैं इसको कराऊँ अभी, एकदम इजराइल का जिक्र आया तो बताता हूँ। ये इजराइल का आप लोगों ने सुना होगा कि मिसाइल्स जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? आयरन डोम। ठीक,
और अभी इसराइल ने ये चीज वीडियो निकाल के दिखाया भी है कि उन्होंने आयरन डोम में जो मिसाइल होती थी, इंटरसेप्टर मिसाइल बड़ी महंगी होती थी, तो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया है और लेजर के थ्रू कोई भी मिसाइल आएगी जो इसराइल के ऊपर गिरने वाली होगी, उसको मतलब एयर डिफेंस सिस्टम ही है, आयरन मतलब ये मिसाइल की तरह अब लेजर के थ्रू उसको गिरा देंगे। ठीक है ना। तो ये जो है इन्होंने वीडियो दिखाया भी, और क्योंकि ये गाजा स्ट्रिप यहाँ सबसे जो है मिसाइलों से हमला इसराइल में करते हैं, तो ये लेजर वाला इन्होंने वही है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी वाली बात है। तो इन्होंने यहाँ पर अब लेज़र वाला निकाल लिया है, जो कि लेज़र हमारे यहाँ फुक करके उड़ जाएगा हवा में ही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम ये देख रहे थे इजिप्ट में नील नदी पार होती है, ठीक, दो में बढ़ जाती है ये, और इसकी जो कैपिटल है वो है कायरो। अलेक्जेंड्रिया जो है इनका एक कोस्टल सिटी है, रेड सी से ये जुड़ा टच करता है, सिनाई पेनिनसुला भी इसका हिस्सा है, लीबिया और सूडान से ये आपका वैसे टच करता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैपिंग भी हम लोग साथ साथ देखते रहते हैं ताकि कुछ भी चीज़ उस टॉपिक से छूटे ना। अगला टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज संबंधित। इंडिया में जो तीनों फोर्सेस हैं हमारी, नेवी हो गई, आर्मी हो गई और एयर फोर्स, ठीक, उसमें नेवी ने जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो कार्य चालू किया था कि स्वदेशीकरण होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट्स हम लेते हैं उसका सबका स्वदेशीकरण होना चाहिए। करीबन एक मतलब दशक से ज़्यादा पुराना इनका इंडियनाइजेशन का ये टारगेट है। और अभी जो है इन्होंने 2014 में नई एक नीति प्लान निकाला था, इसका नाम है इंडियन नेवी इंडियनाइजेशन प्लान। ठीक, ये 15 से 30 सारे वेपन जो है हम स्वदेशी रूप से बनाएंगे। ये रशिया के ऊपर जो हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है और उसको कम करेंगे। ऑलरेडी जो है हम बहुत ज़्यादा उससे लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं ना तो फिर उसके मेंटेनेंस, ऑपरेशन, उन सब के जो ऐसे कोई आप गाड़ी लेते हो तो उसकी सर्विसिंग, वो सब भी हम एक तरीके बंद जाते हैं रशिया के साथ ही। तब भी कुछ हो, मतलब हम रशिया को नहीं कर सकते यार अपोज। वो सारे जो है जो भी सुखोई सब दे रखा है उसमें सब हमारी मदद ही करना बंद कर देगा, तो हमारा तो डिफेंस ही पूरा ठप हो जाएगा। तो और वैसे ही रशिया जो है चाइना का दोस्त है। तो इस बहुत मतलब ये जियो स्ट्रेटजिक जो जियो पॉलिटिक्स है इसको समझना जरूरी है। ठीक, इसमें रियलिस्ट होना जरूरी है, ना कि आइडियलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये प्लान निकाला है, 15 से 30 तक का है। 3400 आइटम ये ऑलरेडी जो है इस प्लान के अंतर्गत दे चुके हैं। 2000 मशीनरी संबंधित है, 1000 एविएशन। अब नेवी में ऐसा नहीं है कि एयर कुछ उड़ने वाली चीज़ें नहीं होती, उड़ने वाली चीज़ें भी होती हैं। तो जो एग्जिस्टिंग जो है नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप वो 19 से 22 का है। अब ये आगे जो है 22 से 27 तक चलेगा। ठीक है ना, तो इसको भी सब में जो है मतलब कुल मिला के स्वदेशीकरण करने की यहाँ पे बात चल रही है। कई सारे इन्होंने लाइजन सेल भी बना रखे हैं, अलग अलग जो है कंपनियों से बात करते रहते हैं जो कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या है। तो ये इंडिजनाइजेशन सेल इसको बोला जाता है, या फिर नौसेना संपर्क प्रकोष्ठों बोला जाता है इसे। ठीक, 41 शिप सबमरीन कंस्ट्रक्शन में है, 39 जो है बिल्ट हो चुके हैं इंडियन शिप यार्ड्स में। और ऑलरेडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एग्जिस्टिंग 47 शिप जो है बिल्ट कर लिए हैं, प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। ठीक, अब एक इंस्टीट्यूशन भी चाहिए भाई साहब ये सब काम करने के लिए। सेल तो हो गया, आपने पढ़ लिया, तो वो संगठन क्या है, नेशनल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको लॉन्च किया था डिफेंस मिनिस्टर जी ने अगस्त 2020 में, जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक, ये NIIO जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो भी एकेडमिया हैं, इंडस्ट्री हैं, वो सब पढ़ने वाले, वो सब जो है भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अपरेटस को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और आगे क्या डिमांड है उसके लिए भी और नवाचार रूप से जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला जो प्लान है 15 से 30 तक का, ये याद रखिएगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ UPPSC का जो है लास्ट के 50 दिनों का हम एक जो है पेड ग्रुप चालू करने वाले हैं। उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें होंगी, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, काउंसलिंग, गाइडेंस, ठीक है ना, डाउट डिस्कशन, सब कुछ उसमें रहता है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। संगठित तरीके से आपकी वहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी और कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहेगी आपको साथ। ठीक, सिर्फ उतना ही वहाँ पे कराया जाएगा जितना कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद मिल सके। ठीक, कोई ये सारे मॉड्यूल्स हैं UPPSC और UPSC के हमारे जो है मॉड्यूल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9650347272। ठीक, तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका अपना चैनल है, इसको और हमारे जो एजुकेशन कमीशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने का, क्वालिटी और जो है संगठित तरीके से लोगों को पढ़ाने का वो बढ़ा सके। ठीक, तो एज ए CSFS टीम आप इसको आगे बढ़ाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।